हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर.के. रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 का जो बिहार बोर्ड का गणित है एनसीईआरटी वाला, उसका हम लोग प्रश्नावली 1.2 का तो सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, जिसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें होंगी। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? देखो बड़े ध्यान से समझना, अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ एक और खुद दो ही गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक तो सबका गुणनखंड होता है और खुद वही संख्या, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो गेस करो कौन सी संख्या हो सकती है? तो देखो 2, जरा सोच के देखो, 2 में अगर भागा लगाओगे तो 2 से छोटी एक संख्या पॉजिटिव वाला तो एक ही है, तो 2 में 1 से तो भागा लग ही जाएगा। 1 दूना 2 लग गया दी, 2 में 2 से लग गया, 2 एकम 2 लग गया पूरा पूरा। क्या और कोई ऐसी संख्या है जिससे 2 में भागा लगाओ तो पूरा पूरा लग जाएगा? नहीं। और कोई बाकी तो 2 से बड़ा ही है, कोई तो है नहीं। इसका मतलब 2 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। क्या क्या है? 1 गुना 2, सिर्फ 2 गुणनखंड है। एक तो एक है, एक गुणनखंड है, और दूसरा वो खुद है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है ना। तो यही तो कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और खुद वो संख्या, तो वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब 2 जो है ना, ये अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 3 के बारे में देखो, तो 3 का भी वही गुणनखंड होगा, एक और खुद 3, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो ये भी अभाज्य संख्या होगा। फिर देखो 4 के बारे में बताओ। 4 के बारे में तो 4 को देखो, 4 में 2 से भागा लगता है क्या? 2 दूना 4 लग गया भागा। अरे 4 का तो 3 गुणनखंड हो गया। कैसे? देखो, एक तो 1 हुआ, एक 2 हुआ क्योंकि 2 से भागा लग गया, और एक 4 भी होगा ना। तो खुद और एक के अलावा एक देखो गुणनखंड आ गया ना, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 4 का एक गुणनखंड 2 हो गया। एक और खुद के अलावा एक भी गुणनखंड हो गया ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 4 तो नहीं हुआ। देखो एक बात समझ जाओ, इसके बाद 2 ही एकमात्र इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके आगे तो कोई सम होगा ना, तो उसको सोचना भी मत कि अभाज्य होगा वो, क्योंकि सम 2 से भाग लग ही जाएगा। तो सम अगर कोई संख्या होगा तो जरा सोचो, 2 से तो भाग लग ही जाएगा, तो इसका मतलब 2 उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब जिससे भागा लगाओगे पूरा पूरा लग जाएगा, वो गुणनखंड होता है। तो 2 तो गुणनखंड हो ही जाएगा, तो कैसे वो हो सकता है अभाज्य संख्या? एक बात तो क्लियर है, मतलब आगे से हम लोग सम संख्या जैसे ही होगा छोड़ देंगे, अभाज्य नहीं होगा वो। ठीक है, चलो 5 के बारे में देखते हैं। 5 के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो 5 को सिर्फ 1 गुना 5, 2 ही गुणनखंड है, एक और खुद वो 5, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 भी एक अभाज्य संख्या है। ये सब फिर 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 तिया 6, 6 वैसे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि 6 तो सम संख्या है। फिर 7 के बारे में देखो, 7 का 1 गुना 7 लग रहा है, तो मतलब 7 2 ही इसका गुणनखंड है, 1 और 7, इसलिए 7 भी अभाज्य संख्या होगी। 8 सम है, सोचेंगे ही नहीं। 9 3 दिया 9, देखो 9 का 3 एक गुणनखंड है ना, जो 1 और 9 के अलावा कोई तीसरा हो गया, नहीं 3 गुणनखंड तो हो गया, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होएगी। समझ आ रहा है? फिर 10 2 गुना 5, 10 तो सम है, सोचेंगे ही नहीं। 11 होगी, बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं लिस्ट बना दूँ, देखो कैसे। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 23 के बाद 29, 27 नहीं होगा। 27 के बारे में सोच रहे क्या? 27 3 9 में 27 नहीं होगा। 29 के बाद 31 और बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। बहुत सारे अभाज्य संख्या होती है। तो ये कुछ अभाज्य संख्या शुरुआती के मैंने दिखाया आपको। ठीक है, अब देखो इस पर बिहार बोर्ड में कई बार कैसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक बात समझ जाओ, एक जो है ना, एक को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों के समूह से बाहर है। मतलब एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, एक दोनों में से कोई भी नहीं है। तो एक के बारे में तो बात ही मत करो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ, 2 हुआ। पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम है। तो देखो 2 ही एकमात्र इकलौता अभाज्य संख्या जो सम है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब के सब विषम है, कोई भी सम नहीं है। तो अभाज्य संख्या का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर से बताता हूँ क्या, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और खुद वो संख्या, इसके अलावा यदि कोई भी गुणनखंड नहीं होगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। यदि इसके अलावा एक भी गुणनखंड हो गया तो अभाज्य नहीं होगा। क्या होगा फिर, आइए देखते हैं। वो होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या। जाहिर है जो संख्या अभाज्य नहीं होगा वो भाज्य होगा, बस एक को छोड़ के बात कर रहा हूँ। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य। तो या फिर ऐसे बोलो, वैसी संख्या है जिसका 2 या 2 से अधिक, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड, यानी वैसी, ऐसे भी कह सकते हो वैसी संख्या जिसका एक और खुद के अलावा कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड हो गया तो वो बन जाएगा भाज्य संख्या। क्या बोला मैंने, वैसी संख्या है जिसका एक और खुद के अलावा कोई एक भी कम से कम गुणनखंड हो गया तो वो बन जाएगा भाज्य संख्या। जैसे इसका देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, एक के बारे में तो बात ही नहीं करना, 2, 3 तो अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुआ, 4, क्योंकि 4 में 2 से भागा लग रहा है। ठीक है, फिर 5 तो अभाज्य है, फिर 6 होएगा, द्वितीय 6। ठीक है, फिर 7 तो अभाज्य है, 8, 9, 10, 11 तो अभाज्य है, 12, 13 तो अभाज्य है, 14, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये था भाज्य संख्या। क्या समझ में आया, भाज्य संख्याओं का एक और खुद के अलावा कम से कम एक गुणनखंड कोई और हो, जरूर होगा। जैसे देखो, एक और खुद के अलावा इसका 2 है, इसका तो 2 और 3 2 ठो है, इसका 2 है, इसका देखो 3 है क्योंकि 3 गुना 3 9 कर सकते हैं। इसका तो 2 और 5, देखो इसका 2 गुना 3 ऐसे लिखो पूरा, तो इसका देखो 2 गुना 7। एक चीज़ समझ आ रहा है, देखो बड़े ध्यान से, जिसका भी मैं जिस भी भाज्य, ये सब तो भाज्य संख्या है ना, जिस भी भाज्य संख्या का मैं गुणनखंड लिख रहा हूँ वो देखो एक अभाज्य संख्या है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगा। देखो इसको भी क्या करोगे, 2 गुना 2 ही लिखोगे ना, तो 2 ही तो है इसका, तो ये भी अभाज्य है। देखो 9 का 3 गुणनखंड है, 3 अभाज्य है। 10 का 2 और 5 दोनों अभाज्य है। 12 का 2 2 3 तीनों अभाज्य है। 14 का 2 7, आगे जितना भी लिखो। मतलब भाज्य संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, भाज्य संख्या को जब गुणनखंड करते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या ही आती है, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। क्योंकि भाज्य संख्या जो है ना वो अभाज्य संख्याओं को गुणा कर कर के बना है। ठीक है, अगर इस चीज़ को और समझे तो यही कह सकते हैं। तो ये था भाज्य संख्या, मतलब ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, बस और कुछ नहीं, यही है, उसी को उस तरीके से कहा गया है। ठीक है, तो भाज्य संख्या भी आपने देख लिया। देखो एक बड़ा रहता लोगों में सह अभाज्य के बारे में कन्फ्यूजन। तो सह अभाज्य संख्या, हाँ एक चीज़ और समझ लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 जो है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब कई बार पूछेगा, कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा तो घुमा कर यही पूछ लेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, नहीं तो कई बार पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम है, तो 4 है। कई बार ऐसे पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है, तो ये मत बोलना क्योंकि 4 तो सम है, तो विषम कौन हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है, देखो कौन है, 9 ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो विषम है, विषम, ध्यान रखना। तो कई बार पूछ लेगा कैसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम है,
तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है का लघुत्तम निकालो या महत्तम निकालो, ऐसे करके पूछ सकता है। मतलब 4 और 9 के बारे में कहा, डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन ऐसे दिया, जिसको पता होगा आराम से बना लेगा। ठीक, अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखो सह अभाज्य मतलब सह मतलब क्या होता है, साथ में, अभाज्य साथ में अभाज्य। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में यदि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एक समूह होगा उसमें यदि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 और 3, 2 और 3 में 2 का तोड़ो तो 2 गुना 1, 3 करोगे तो 3 गुना 1। देखो एक के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य है। एक और देखो 3, 4, 5 ये भी सह अभाज्य है। एक कन्फ्यूजन रहता है क्या कि सह अभाज्य में सिर्फ अभाज्य संख्या ही आएगी, नहीं अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य देखो 4 भाज्य है ना, वो भी आ रहा है। बात यह है कि इन सब में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1, 1 लिखो या ना लिखो, तो अभी 1 लिख रहे हैं दिखाने के लिए, सिर्फ एक ही है। देखो एक ही तो है, तीनों में एक ही कॉमन है ना, और कुछ भी कॉमन नहीं है। कहोगे कैसे एक दिखाओ ऐसा जो सह अभाज्य नहीं है, तो वो देखो 4 और 6 ये सह अभाज्य नहीं, मतलब साथ में अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब क्या? कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, यहाँ पर ये समझ लो सह अभाज्य नहीं, साथ में कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ में एक दूसरे से अभाज्य है। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो देखो एक के अलावा 2 है जो कॉमन है, इसीलिए 4 और 6 सह अभाज्य नहीं है। 4 और 6 सह अभाज्य नहीं, जबकि 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट है, त्रियक ये और 2, 3 का युग्म, ये दोनों ये और ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें अभाज्य अतिभाज्य संख्या नहीं आ सकती। देखो भाज्य है, आया हुआ है। अब कुछ बातें रहते हैं, देखो जैसे मान लो कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले, कोई भी 2 क्रमागत, जैसे क्रमागत मतलब उसके बाद जो आएगा 8, 9, तो इन दोनों में कभी भी कुछ भी कॉमन हो सकता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, कोई से उठा लो 15, 16 कुछ भी कॉमन है क्या? तो 2 क्रमागत संख्याएं जो होती है ना हमेशा सह अभाज्य होती है। क्या लिखा मैंने? देखो 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती है, सह अभाज्य होती है हमेशा। तो आपने क्या सीखा सह अभाज्य की संख्या के बारे में? वैसी संख्याएं जिसमें, वैसी संख्या या 2 से अधिक भी, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, जिसमें एक के अलावा यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा? सह अभाज्य, साथ में अभाज्य होगा, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी बात, सह अभाज्य संख्या जो चाहे वो 2 का है, 3 का है, 4 का, जितना का भी समूह, उसमें भाज्य संख्याएं भी आ सकती है। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो भी उस समूह में है उन सब में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सह अभाज्य संख्या हमने देखा। फिर आपने क्या दिखा यहाँ पर? 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। 2 क्रमागत संख्याएं लगातार में जो भी आएगा वो हमेशा सहअभाज्य होगी। अब देखो सहअभाज्य संख्याओं में चूंकि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आपने HCF पढ़ा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो सहअभाज्य संख्या होती है उसका HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये भी पूछ लेता है कई बार बोर्ड में कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अब देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, मतलब यूनिकली लिखा जाए, वही यानी वो यूनिक होगा। इसी चीज़ को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब यूनिक, यानी और दूसरा कोई नहीं होगा, अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है यदि, ध्यान सुनो, यदि गुणनखंड में आने वाली, मतलब जो गुणा की है ना सब अभाज्य संख्या को मिलाकर जो भाज्य बना है, उस गुणनखंड में आने वाली अभाज्य संख्या होगी, उसके क्रम को ध्यान में ना रखो। तब समझो जैसे क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक अभाज्य संख्या ले लिया 18, सॉरी मैंने एक भाज्य संख्या लिया, ये अभाज्य नहीं भाज्य है। तो इसके हिसाब से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से 18 का यूनिक
अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 18, देखो 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 7 18, अभाज्य गुणनखंड करना जानते ही हो, छोटे क्लास में सीखा होगा। तो देखो 2 गुना 3 गुना 3, अब कह क्या रहा हूँ, ये क्रम को ध्यान में रखा है। तो कोई ऐसे लिखेगा इसको 3 गुना 2 गुना 3, कोई लिखेगा इसको 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो कोई इस तरीके, सब तो एक ही है। वही कह रहा है कि पहली बार में देखो 3 और 3 बाद में रखा गया और 2 को पहले, इसमें 2 को बीच में रखा गया, इसमें 2 को लास्ट में रखा गया। तो मतलब इस ऑर्डर पे यदि ध्यान न दे कि पहले किसको रखें बाद में किसको, तो अगर ध्यान में ना रखे तो यूनिक है। कैसे समझो, 2 3 और 1 ठो 2 है ना, कैसे भी लिखो किसी बार में भी देखो 2 ठो 3 और 1 ठो 2 है ना, तो इस हिसाब से यूनिक है। वही कह रहा है कि यूनिक मतलब अद्वितीय रूप से इसको व्यक्त कर सकते हैं। 18 एक भाज्य संख्या है जिसको देखो अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख दिया, चाहे इसमें से किसी में भी देखो, क्योंकि हम इस ऑर्डर को ध्यान में रख ही नहीं रहे, तो यूनिक हुआ। मतलब 2 को 3 और 1 को 2 आ रहा है ना, चाहे कैसे भी लिखा हुआ है, तो यही जरूरी है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या हो। एक और पकड़ लो, जैसे देखो मैं लेता हूँ 24, तो 24 को देखो कैसे से करते हैं, जरा सोचते, अगर छोटी संख्या हो तो हम लोग सोच भी सकते हैं। 8 तिया 24, और 8 का होता है 2 गुना 2 गुना 2, तो लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, ये 8 हुआ, ये 3, 8 तिया 24 हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 की पावर 3 गुना 3, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है ना, 3 की पावर 1, तो ये हो गया इसका 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये छोटे तरीके से ये भी कह सकते हो, कई बार पूछ सकता है कि ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यह कथन किसका है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी भाज्य संख्या है ना, वो सब कहीं न कहीं अभाज्य संख्याओं के गुना करने पर बन जाए। मतलब अगर हम सारे के सारे अभाज्य संख्या उठा लें, जितने भी पॉसिबल है, हालांकि अनंत है, और उन सब का कॉम्बिनेशन करें अलग अलग, तो सारे के सारे भाज्य संख्या मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखो एक चीज समझो, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लघुत्तम और महत्तम HCF और LCM दोनों निकालते हैं। पहले तो सीखा होगा HCF निकालने का, वो लंबी विभाजन प्रक्रिया, और LCM ऐसे निकालते थे, जैसे मान लो 2 4 6 का लघुत्तम ऐसे निकालना सीखा होगा, 2 4 6 लगाते बाद में सब गुना कर दो, वही लघुत्तम हो जाता था। तो अभी LCM और HCF निकालने के एक और तरीका, फिलहाल अभी 2 नंबर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमें दे रखा है 18 और 12 का, कह रहा है क्या निकालो, HCF निकालो। तो पहले क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना 3 गुना 3, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2। ठीक है, 12 का लिखेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 4, 4 तिया 12 हो गया। तो इसका मुझे HCF चाहिए। HCF मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर समझो। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, इसमें 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, कॉमन चाहिए हमें। तो देखो एगो 2 के बदले में एगो 2 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो 2 मिला, जो भी सबसे कॉमन फैक्टर जो मिलते जाए उन सबका गुना करते जाएंगे, एगो 2 मिल गया। फिर देखो 3 यहाँ पर एगो एगो या 3 यहाँ पर, एक एगो 3 कॉमन है ना, जो जो कॉमन है उन सबको लिखते जाओ, 2 गुना 3 मतलब 6, जो जो कॉमन मिला सबको लिखते जाओ, उसका गुना कर दो बाद में, तो वही हो जाएगा HCF। देखो इसको लिख सकते 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। अब ध्यान से यहाँ से समझो, एक तो इस तरीके से लिख सकते जो जो कॉमन है उन सबको लिखते हैं, कॉमन जो है। ठीक है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 2 है, लेकिन 1 2 कॉमन हुआ ना, इसी वजह से 1 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 3, इसलिए 1 3 कॉमन, इसलिए 1 3 लिखे, और दोनों को लेकर के जितने भी है, अभी 2 भी मिला, बाकी 3 4 भी मिल सकता था किसी और क्वेश्चन में, तो सबको लेकर गुना कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ देखो कैसे समझेंगे, क्या हुआ है, 2 आया है, तो इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 3 की पावर 1। तो जो कॉमन था उसका छोटा पावर देखो तो लिए है कि नहीं लिए, 2 की पावर 1 लिए है, और इन दोनों में 3 कॉमन है, और 3 का पावर 1 छोटा, इसलिए छोटा पावर लेते। क्या कह सकते हैं, अगर 2 संख्या के बारे में बात करो, 2 संख्या मान लो कि 2 संख्या A और B है, इसका HCF निकालना, क्या करेंगे, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो सबसे छोटी पावर होगा ना, उसका गुणनफल लेंगे। क्या करेंगे, HCF, अगर 2 संख्याओं की HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर क्या करो, जितने भी अभाज्य संख्या है उनमें जो कॉमन है, कॉमन जो है उसका सबसे छोटा पावर लेकर के गुना कर दो, वही हो जाएगा HCF। और अगर LCM निकालना होगा, HCF अगर LCM निकालना होगा तो क्या करोगे,
क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम के लिए कॉमन वमन कुछ नहीं देखते, एलसीएम के लिए कॉमन नहीं देखते। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे कॉमन है या कॉमन नहीं है, जितनी भी संख्याएं सबका बड़ा पावर लो, बड़ा पावर, ठीक है। तो बताओ 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो बड़ा कौन है, 2 की पावर 2 ना, तो वो लेंगे। और 3 और पावर 2 और 3 के पावर 1 बड़ा कौन है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 ले लो। तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 3 3 9, 4 9 36 हो जाएगा इसका एलसीएम, लघुत्तम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है एलसीएम का मतलब, जैसे देखो यहाँ 18 का टेबल लिखो, 18 का टेबल, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, आगे जरूर देखते हो जो होगा। 12 का लिखो, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जब उसका टेबल लिख रहे हो, वो खात हम लोग कहते हैं, जब वो खात लिख रहे हो तो उस खात में ऐसी कौन सी संख्या सबसे पहली है, या सबसे पहली ऐसी कौन सी संख्या दोनों में है, दोनों में। देखो तो जब मैं 18 का टेबल लिख रहा हूँ तो 36 और 12 का लिख रहा हूँ तो 36, दोनों में सबसे पहली आने वाली संख्या ये जो दोनों में है, इसीलिए यही हो जाएगा एलसीएम। इसे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ये सब जो है ना 18, 36, 54 ये 18 का मल्टीपल है, और 12, 24, 36 ये 12 का मल्टीपल है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, लोवेस्ट कॉमन, इन दोनों में सबसे छोटा जो कॉमन है तो 36 है ना, इसीलिए 36 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो एक तो एलसीएम का फंडा था, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा फैक्टर जो सबसे बड़ा है वही हो जाता है एचसीएफ। तो अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो जो कॉमन है उसका छोटा पावर लो और गुना कर दो। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे तो चाहे कॉमन है या नहीं है कोई मतलब नहीं हमको, जितनी भी है सबका बड़ा पावर लो। अच्छा एक की मत सोच लेना कि 2 की पावर 2 भी ले लिया, 2 की पावर 1 भी ले, नहीं, जो कॉमन है उसका बड़ा पावर लो, जो कॉमन नहीं है उसका बड़ा पावर लो, ऐसा समझ लो। एक ही बार लेना, इसलिए कि 2 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ, दोनों तो 2 ले लेंगे, नहीं, 2 है यहाँ पर तो उसका बड़ा पावर ले लिए, फिर बाकी का भी बड़ा पावर ले लिया, सब गुना कर दिए, वही हो जाएगा एलसीएम लघुत्तम, और इधर हो गया एचसीएफ। और एक चीज सीखा होगा क्या, कि अगर 2 संख्याओं के एचसीएफ निकालें और 2 संख्याओं के एलसीएम निकालें तो वो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अरे बचपन में पढ़ा था ना, लॉसव गुना मौसव बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, पढ़ा था ना, वही चीज तो है, लॉसव गुना मौसव बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सिर्फ ध्यान रखना ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सही है, ये वाला 2 संख्याओं के लिए ही सही है। 3 संख्याएं मत लगाना कि 3 संख्याओं का मौसव गुना 3 संख्याओं का लॉसव बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल, ना, 2 संख्याओं के लिए ही ये सही है, ठीक है। तो यही इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें सब कुछ कंप्लीट ही हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए। जो ये सब जो संख्याएं, इनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है इनका और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जब भी लगाना तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। अभी अंकगणित का आधार पर में पढ़े भी है। तो पहला 140, देखो 140, तो चूंकि 140 जो है ना सर वो तो सम संख्या है, तो 2 से लगबे करेगा, 2 से लगा दो, जैसे लघुत्तम निकालता ना उस तरह सोचो। तो 2 7 14, 0 हो गया 70, फिर 70 सम संख्या 2 से फिर लगेगा, तो 2 3 6 और 1 0 2 5 10, 35 दूना 70 होता है। फिर अब देखो 5 से लगेगा, 5 7 35 हो गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया ना, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो 2 2 है ना, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये हो गया आंसर। दूसरा है 156, 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो समझो जरा, 156 एक सम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा ही ना, तो 2 से लगाओ। अगर सम संख्या दिख रहा है 2 से लगा दो, आराम से कट ही जाएगा। तो 2 से लगाओगे तो 15, 2 7 14, 1 उतार बच जाएगा, तो 1 पर 6 उतारेगा 16, 2 8 16। फिर से देखो 78 जो है ना, 78 भी एक सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक पर 8 है। इकाई अंक पर अगर 0 2 4 6 8 होता है कोई भी इनमें से, तो वो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो 2 से फिर लग जाएगा, तो 7 में लगाओगे 2 3 6, जितना मर्तबा लगता है ना वो मर्तबा यहाँ लिखते हैं। 2 3 6 1 8, 2 9 18। फिर देखो 39, तो अब 9 आ गया ना, इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं आया, कोई और आया तो वो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। विषम संख्या 2 से लगेगा नहीं, तो अब 3 से ट्राई करके देखो, क्योंकि 2 से तो अब लगेगा नहीं।
तो 3 से देखो तो 9 3 12। हाँ, अगर सब संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटता है, तो 3 से लगा दो। 3 एक 3 कट गया, 9 उतारो, 3 3 9, 13 हो गया। 13 खुद में एक अभाज्य संख्या तो लिख सकते हो, ऐसे छोड़ दो, 13 वहीं तक हो गया। तो क्या बना 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 2 है तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 13 की पावर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 3825 है, 3825। देखो 3825 पहले संख्याओं 2 से तो पक्का नहीं लगेगा कि 5 है इकाई अंक पे, तो ये एक विषम संख्या में 2 से लगता नहीं, 2 से सोचो ही मत लगाने के बारे में। फिर 2 के बाद अगला अभाज्य कौन है, 3 है, तो 3 से देखो, तो 3 से चेक करते कैसे करते हैं, अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट गया तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। देखो 8 3 11 2 13 5 18, 18 3 6 18, 3 से कट रहा है, मतलब संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो पक्का ये संख्या भी 3 से कटेगा, तो लगा दो 3 से। अगर यहाँ दिक्कत होगा ना, तो देखो 3825 ऐसे लिखा हुआ, दिक्कत हो रहा है, क्या करो 3 से भागा दे दो, 3 1 3 कट गया, फिर 8 उतारोगे, 3 दूना 6 2 2 उतारोगे, 3 7 21 1 5 उतारोगे, 3 5 15। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, 3 1 3 3 दूना 6 1 2 2 3 7 21 1 5 3 5 15। फिर से देखो, फिर जोड़ो, 3 से कहीं फिर से नहीं लग रहा, तो 5 7 12 2 14 1 15, 15 3 के हाथ में है, इसका मतलब फिर से 3 से कटेगा। देखो लगा दो 3 से, 3 चौके 12 कट के पूरा 7 उतारोगे, 3 दूना 6 1 5 3 5 15। फिर चेक करो, 4 2 6 5 11, 11 तो 3 से कटता है नहीं, तो इस बार अब 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से मत लगाने लगना, क्योंकि 4 तो अभाज्य है ही नहीं, हमें अभाज्य संख्या से लगाना है सिर्फ। वैसे भी जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कैसे कटेगा, और 4 से लगाना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 5 के बारे में, तो 5 से तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 5 से कोई संख्या तभी कटता है जब इकाई अंक पर या तो 0 हो या 5 है। वैसे भी देख लो 5 का टेबल, 5 दूना 10 5 3 15 5 चौक 20, देखो या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, क्योंकि वही है करेगा, उसका मल्टीपल जितना भी निकालोगे सब 0 और 5 इसका इकाई अंक पे होगा, तो 5 से कटेगा ये, तो 42 है, तो 5 8 40 2 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 3 5 5 7 35, यानी कि हो गया 17। तो 17 को या छोड़ दो ऐसे, या लगा लो, एक बचा लो। तो क्या हुआ 38 से 25 का क्या हुआ, 38 से 25 का क्या हुआ बताओ, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, एक को तो लिखते ही नहीं है। 38 से 25 का अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आया, 3 गुना 3, यहाँ देखो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको लिखना चाहो अच्छे से लिख लो, 3 2 ठो है ना, तो 3 का पावर 2, 5 भी 2 को है तो 5 के पावर 2, 17 1 17 की पावर 1 हो गया। तो ये हो गया 38 से 25 का। अब देखते हैं 5005 का, 5005 का। तो 5005 एक विषम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, विषम है, तो 2 से लगाने के बारे में सोचना भी पाप ही है, तो सोचेंगे भी नहीं। अब 3 पर देखो, तो 5 5 10 वन अंकों का, और 10 3 के खाते में है नहीं, इसका मतलब ये 5005 3 से नहीं कटेगा। फिर आगे 5 के बारे में सोचोगे, क्योंकि 4 तो अभाज्य है ही नहीं, तो 5 से तो कटबे करेगा, क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, तो लगा दो 5 से। 5 का 5 0 0 उतर गया, फिर 5 का 5 हुआ, तो 5 से अब तो नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी नहीं लगेगा, चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इकाई अंक पर 0 और 5 के अलावा यदि कुछ भी हो गया तो वो 5 से नहीं कटने वाला दोस्त। तो हो गया ये। अब 7 से लगाओ, क्योंकि अगला 5 के बाद तो अगला अभाज्य संख्या 7 ही है ना, तो 7 से चेक करते हैं। 1001 चेक कर लेते हैं, इधर क्या दिक्कत है। 1001 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 2 और 1 7, वाह जी वाह, 7 21 लग गया 7 से लग गया, तो लगा दो 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 21, तो 7 से लग गया। अब ये 7 से नहीं लगेगा, फिर 7 दूना 14 3 बच जाता है, नहीं लगेगा। 7 के बाद अगला प्राइम यानी अभाज्य संख्या कौन है, 11, तो 11 से ट्राई करो। 11 एकम 11 3 3 11 लग गया 11 एकम 11 3 3 11 तिया 33 13 हुआ। 13 को ऐसे लिख लो, तो क्या हुआ 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें सब एक ही बार है, तो पावर नहीं भी छोड़ दो, जैसे भी एक पावर लिखना हुआ नहीं लिखना क्या मतलब है। तो एक आंसर ये हो गया। और लास्ट है 7429, बड़ा ध्यान से देखना। 7429 कोई दिक्कत नहीं होगा, बस स्टेप बाय स्टेप चले, ऐसे धरफड़ाओ मत, आराम से देखो। इतना देखा है तो बस एक बचा हुआ, ध्यान से देखो। 7429
देखो पहली बात सोचो कैसे सोचोगे, विषम संख्या है क्योंकि इकाई अंक पर 9 है, तो 2 से लगाने के बारे में तो सोचोगे भी नहीं। 3 से सोचो, 3 से के लिए क्या करते हैं, अगर अंकों का योग 3 से कटा तो लग जाएगा। तो 7 4 11 2 13 9 22 हुआ। 22 तो 3 के खाते में है ही नहीं, मतलब 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पर 0 और 5 दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर 7 से देखो, तो 7 से कटा के चेक कर लो, उतना रूल पे जाने कटा भी लेते हैं। 7 एकम 7, 4 उतारोगे तो 2 भी उतारना पड़ेगा, तो 0 उतार दिया। 7 6 42 9 बच गया, 7 एकम 2 बच गया, इसका 7 से नहीं लग रहा। फिर 11 से ट्राई करो, 11 6 66, 11 से ट्राई कर लो 74 129। ये तरीका है, ऐसे करके बना सकते हो तो क्या है कि मिल जाएगा किससे कटेगा। 11 6 66, तो बच गया कितना, अरे भाग देना था, 74 129। 11 6 66, 4 4 8 बचा, 8 2 11 7 77, 12 में से 7 गया, 5 बचा, 9 उतारोगे, लो 55, 4 बच गए, 11 से भी नहीं कटा। तो 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या 13 है, 13 से ट्राई करो, 74 129 में 13 से, 13 चौक 52, 13 55 65, यही लगेगा। 14 में से 5 गया, 9 6 से कट गया, 9 2 13 7 91 1 9, लो फिर बच गया 13 का 13 करके लगाओ तो 6 शेष बच जाएगा, मतलब 13 से भी नहीं लगा। 13 के बाद अगला अभाज्य है 17, 17 से लगाओ, 74 129, 17 चौके 68 लगेगा, 68 2 4 6 2 17 तिया 51, 12 2 में से 1 गया, 1 6 में से 5 गया, 1 1 9 17 57 लग गया जी, लग गया 119। देखो 17 से लगा दो, पहली बार 17 से ही लगा, 17 से लगा दिए, 17 चौके 68, और फिर इतना कितना बचा था इधर, 4 3 7 हुआ ना, देख लो यहाँ से लिख भी लिए, 4 से 37 हुआ। अब 17 से फिर ट्राई करो तो 17 दूना 34, तो 6 3 9 7 97 17 टेबल नहीं आता, तो 17 से नहीं लग जाता। 17 के बाद अगला कौन है, 19, 19 से ट्राई करो एक बार, 4 से 37, 19 दूना 38, तो 13 में से 8 गया, 5 और 7, रुक जाओ पर मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 19 दिया 57 लग गया ये, तो 19 से लग रहा है 23 बार में, 23 खुद अभाज्य संख्या, तो चलो हो गया। तो 74 से 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। तो सबका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, एकदम जो मन में आए वो मत लगा दो, हमेशा 2 से स्टार्ट करो, और जो लगते जा रहा लगाते जो आगे करके जितना तक भी, तो इस हिसाब से क्या होगा ना कि कुछ छूटेगा नहीं तो जो दिख गया, जैसे मान लो यहाँ पर 5 दिखा लगा दिया फट से, तो हो सकता है कि बाद में दिक्कत हो, नहीं भी होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने में हमें घाटा ही क्या है, हमें समझ में आता है सारा चीज़ एकदम। मुझे पीछे अगर मान लो इस तरीके जैसे इस सवाल में सोचे तो ये डाउट तो नहीं रहेगा ना कि पीछे कोई ऐसा तो नहीं जो अभाज्य संख्या छूट गया जिससे लग सकता था, तो वो नहीं डाउट रहेगा ना, तो ये फायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से जितना हमने कहा था उतना इस वीडियो में कवर हो गया है। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप ज़रूर मतलब खुश होंगे कि हाँ वीडियो देख कर कुछ फ़ायदा तो हुआ।